लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि P2P में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होते हैं एंड उसमें कौन कौन से अकाउंट्स यूज होते हैं। अब इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इनवॉइस मैचिंग मेथड्स के साथ। इसमें हम दो मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट इज टू वे मैचिंग एंड सेकंड इज थ्री वे मैचिंग। आपको ये आइडिया कि टू वे मैचिंग एंड थ्री वे मैचिंग क्या होता है? Let us first talk about two-way matching method. अब जब भी कोई कंपनी गुड्स या सर्विस परचेज करती है तो उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी क्वांटिटी या जो भी प्राइस कंपनी ने परचेज ऑर्डर में भेजी थी वेंडर को, वो सेम क्वांटिटी एंड प्राइस का वेंडर उनको बिल भेजे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी कुछ और थी एंड वेंडर इनवॉइस की क्वांटिटी एंड वैल्यू कुछ और है। राइट, दैट विल लीड टू इनकंसिस्टेंसी। इसीलिए टू वे एंड थ्री वे मैचिंग मेथड्स यूज होते हैं। अब टू वे मैचिंग में इनवॉइस इज मैच्ड विथ परचेज ऑर्डर। ओके, इनवॉइस को परचेज ऑर्डर के साथ क्रॉस चेक किया जाता है एंड इसमें हम चेक करते हैं कि द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑर्डर्ड, यानी कि परचेज ऑर्डर की प्राइस या क्वांटिटी मैचेस विथ इनवॉइस। Let us take an example. Let's say some XYZ company ordered 100 pens at rupees 10 each. अगर अब एक कंपनी ने 100 पेन ऑर्डर किए हैं एट 10 रुपीज ईच, तो उस ऑर्डर की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1,000. रुपीज
1000. This is your purchase order value. अब कंपनी ने परचेज ऑर्डर भेज दिया वेंडर को एंड वेंडर ने डिलीवरी कर दी। अब वेंडर इनवॉइस भेजेगा। वेंडर सेंड्स इनवॉइस फॉर रुपीज 1000 फॉर 100 पेन्स। अब जब हमारे पास परचेज ऑर्डर होगा एंड वेंडर इनवॉइस भी आ जाएगा, तब हम ये चेक करेंगे कि ऑर्डर्ड क्वांटिटी परचेज ऑर्डर में एंड इनवॉइस में सेम है या नहीं, एंड परचेज वैल्यू अगेन परचेज ऑर्डर में एंड इनवॉइस में सेम है या नहीं। इसमें हमको ये चेक करने की जरूरत नहीं होती है कि गुड्स एक्चुअली कंपनी में रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। ओके, जिसको हम GRN भी बोलते हैं, गुड्स रिसीव नोट, वो हम यहाँ पे चेक नहीं करते। सो नो नीड टू चेक इफ goods are actually received and invoice is paid because invoice value and quantity is equals to purchase order value and purchase order quantity. अब two-way matching, it is used when जब हम सर्विसेज बाय कर रहे हैं। ओके, सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग हो गया या ट्रेनिंग हो गया, देन सॉफ्टवेयर्स एंड लेट अस से लाइसेंसेस। सॉफ्टवेयर के जो भी लाइसेंसेस आते हैं, इस टाइम पे हम टू वे मैचिंग का यूज करेंगे, और एल्स वी यूज टू वे मैचिंग फॉर लो वैल्यू आइटम्स और रिकरिंग आइटम्स। ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज जो कंपनी हर बार परचेज करती है। टू वे मैचिंग क्लियर है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। टू वे मैचिंग दोनों को क्लियर है? हाँ सर। ओके। अब टू वे मैचिंग के बाद नेक्स्ट है थ्री वे मैचिंग।
ओके। अब थ्री वे मैचिंग में, जैसे अभी हमने टू वे मैचिंग में क्या किया था, इनवॉइस को परचेज ऑर्डर के साथ मैच किया था। दिस वाज टू वे मैचिंग बिकॉज दो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड थे इसमें। फर्स्ट वाज इनवॉइस, सेकंड वाज परचेज ऑर्डर। अब यहाँ पे हम थ्री वे मैचिंग करेंगे, यानी कि इनवॉइस इज मैच्ड विथ बोथ पीओ एंड गुड्स रिसीव्ड। यहाँ पे वी चेक प्राइस, क्वांटिटी ऑर्डर्ड एंड क्वांटिटी रिसीव्ड। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसमें क्वांटिटी ऑर्डर्ड किस डॉक्यूमेंट में होता है एंड क्वांटिटी रिसीव्ड किस डॉक्यूमेंट में होता है? Quantity ordered PO में और quantity received good received में. राइट। क्वांटिटी ऑर्डर्ड परचेज ऑर्डर में होगा, क्वांटिटी रिसीव्ड गुड्स रिसिप्ट में होगा, एंड प्राइस तीनों डॉक्यूमेंट्स में होगा। अब थ्री वे मैचिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल। लेट्स से हमारा परचेज ऑर्डर है, इसमें वी हैव 100 pens at rupees 10, which is equal to 1000 rupees. लेकिन जो गुड्स रिसीव्ड नोट है, उसमें हमको सिर्फ 80 पेन मिले हैं, ओनली 80 पेन्स रिसीव्ड। एंड अगर 10 रुपए का एक पेन है एंड वी रिसीव्ड 80 पेन्स, so that is equal to 800 rupees. एंड वेंडर ने हमको जो इनवॉइस भेजा था, that is again for rupees 1000 for 10 pens. अब हमने परचेज ऑर्डर दिया था 100 पेन्स का, हमको रिसीव हुए 80 पेन्स, एंड वेंडर ने इनवॉइस भेजा अगेन 100 पेन्स का। अब इस केस में मिसमैच हो गया, राइट? वेंडर इनवॉइस एंड परचेज ऑर्डर जीआरएन के साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर मिसमैच होता है, देन दिस इनवॉइस विल बी ब्लॉक। इस इनवॉइस का 1000 रुपीज का पेमेंट नहीं होगा अभी, ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, एंड वेंडर will only be paid for 80 pence, which is equal to
रुपीज 800। अब टू वे मैचिंग सर्विसेज में यूज होता है, एंड थ्री वे मैचिंग इज यूज्ड जब हम कोई फिजिकल गुड्स या फिजिकल मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं। लेट्स से फिजिकल गुड्स लाइक रॉ मटेरियल्स या ऑफिस सप्लाईज या कोई मशीनरी। ओके, थ्री वे मैचिंग क्लियर है या कोई डाउट्स है? सर एक बार वापस बताओ, थोड़ा कंफ्यूजन। ओके, टू वे एंड थ्री वे दोनों। नहीं, थ्री वे में सर। ओके, अब ओके, लेट्स से टू वे मैचिंग में क्या हुआ था हमारे पास। सी दिस इज टू वे मैचिंग यानी कि नंबर टू, मीनिंग दो डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। वन इज इनवॉइस एंड परचेज ऑर्डर। टू वे मैचिंग में हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर प्राइस एंड परचेज ऑर्डर क्वांटिटी, इसको मैच करेंगे इनवॉइस प्राइस एंड इनवॉइस क्वांटिटी के साथ। दिस इज योर परचेज ऑर्डर, दिस इज योर इनवॉइस। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्राइस एंड क्वांटिटी। सो प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, नाउ दिस इज टू वे मैचिंग। दो डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, परचेज ऑर्डर प्राइस एंड आई एम सॉरी परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइस। इसमें हम मैच क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर क्यों यूज होता है कंपनी में? कोई गुड्स अपने पास आया है तो उसका रिसिप्ट आता है उसकी। नहीं, परचेज ऑर्डर हम वेंडर को सेंड करते हैं टू प्लेस द ऑर्डर, राइट? हमने यहाँ पे पढ़ा था, purchase order is a document that buyer sends to the vendor to say, I want these items at this price and in this much quantity. Purchase order basically, अगर हम लेट्स से कि ग्रोसरी राशन का एग्जांपल लें, तो घर में राशन भरने से पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमको ये चीजें चाहिए, राइट? देन वो लिस्ट हम उस राशन के दुकान वाले को देते हैं, एंड फिर वो लिस्ट आने के बाद राशन के दुकान वाला वो सारी चीजें हमारे घर पे डिलीवर करता है, करेक्ट? हाँ सर। तो जो लिस्ट हम देते हैं वो राशन वाले को, दैट इज नथिंग बट अ परचेज ऑर्डर। ठीक है, दैट इज रफ परचेज ऑर्डर जो हम लोग बनाते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स बनाते हैं। कंपनीज जब परचेज ऑर्डर बनाती है तो प्रोसेस इज सेम।
वो भी वही चीजें मेंशन करते हैं जो उनको चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ डिटेल्स थोड़े ज्यादा होते हैं, जैसे दिस buyer and seller details, item name and all. परचेज ऑर्डर समझ गए क्या है? हाँ सर। अब जब हम राशन के लिस्ट बनाते हैं तो हम क्वांटिटी मेंशन करते हैं, राइट? लेट्स से आपको सोप चाहिए होगा, तो आप उस लिस्ट में मेंशन करोगे कि 5 सोप या 10 सोप हमको चाहिए, एंड वो राशन वाला उतने सोप आपके घर पे लाकर देगा। अब हमारे यहाँ पे राशन वाला फिक्स होता है, राइट? कोई एक दुकान से हम राशन लेते हैं, सो वी डू नॉट मेंशन द प्राइस, लेकिन कंपनी कंप्लीटली लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करती है, तो कंपनी क्वांटिटी के साथ में प्राइस भी मेंशन करेगी, विच इज कॉल्ड एज परचेज ऑर्डर प्राइस एंड परचेज ऑर्डर क्वांटिटी। अब इनवॉइस क्या होता है बताओ? जो आपने उनको ऑर्डर दिया है, वो जो उसका पेमेंट के साथ जो अपने को लिस्ट भेजेगा, पेमेंट और कितना गुड्स दी उन्होंने आपने को भेजा, वो जो एक्सेल शीट है तो जो मेल करेगा उसको यूज है। बेसिकली बिल, राइट? जो भी चीजें हमने परचेज की उसका बिल, उसको हम इनवॉइस बोलते हैं। अब अगेन, जब आपके पास कोई बिल आता है तो उसमें ये लिखा होता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में परचेज किया एंड कितना प्राइस है उसका। अब लेट्स से कि एक कंपनी है, लेट्स से डॉक प्राइवेट लिमिटेड। अब डॉक प्राइवेट लिमिटेड ने एक XYZ वेंडर को परचेज ऑर्डर भेजा, एंड उस वेंडर ने ऑर्डर डिलीवर करने के बाद इनवॉइस सेंड किया। अब लेट्स से परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स या 100 पीसेस, एनीथिंग, एंड प्राइस इज 10 रुपीज पर यूनिट। अब प्राइस एंड क्वांटिटी हमने परचेज ऑर्डर की मेंशन कर दी। अब लेट्स से कि वेंडर ने गुड्स डिलीवर कर दिए। अब हम गुड्स डिलीवर करने के बाद इनवॉइस देखेंगे, राइट? जो भी इनवॉइस वेंडर हमको भेजेगा वो इनवॉइस हम चेक करेंगे। यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड नोट हम चेक नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली इनवॉइस चेक करेंगे। अब अगर वेंडर ने इनवॉइस में सेम प्राइस मेंशन की होगी, I'll say this is equal to 1000 rupees, ओके, एंड इनवॉइस में भी लेट्स से कि 10 rupees each unit एंड 100 यूनिट्स। बिल भी हमको इसी का आया, विच इज अगेन 1000 रुपीज। तो हम इस पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, सिस्टम हमको
इस पेमेंट को प्रोसेस करने से नहीं रोकेगा। बट परचेज ऑर्डर इज 10 rupees per unit and 100 units। लेकिन वेंडर ने हमको इनवॉइस भेजा है फॉर लेट्स से 10 rupees but for 110 units, that is equal to 1100। अब परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइस अमाउंट मैच हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इन दिस केस सिस्टम उस इनवॉइस को ब्लॉक कर देगा। ओके, उस इनवॉइस को हम पोस्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज परचेज ऑर्डर का प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस ये दोनों अलग अलग दिख रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। सेम चीज प्राइस के साथ भी हो सकती है, राइट? लेट्स से कि परचेज ऑर्डर प्राइस इज 10 rupees but invoice price is 110 rupees। अगेन परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइस दोनों का अमाउंट अलग आ जाएगा। अगेन सिस्टम हमको उस इनवॉइस को पोस्ट करने नहीं देगा। अब इसमें दो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड थे, वन इज परचेज ऑर्डर, सेकंड इज इनवॉइस। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज टू वे मैचिंग। ये क्लियर है? यस सर। Okay, sir. ओके, लेट अस सी थ्री वे मैचिंग। अगेन डॉक प्राइवेट लिमिटेड ने 100 यूनिट्स ऑफ, हमने एग्जांपल लिया था पेन का, राइट? तो 100 यूनिट्स ऑफ पेन ऑर्डर किया है फ्रॉम XYZ वेंडर एट 10 rupees ईच। अब लेट्स से यहाँ पे परचेज ऑर्डर की प्राइस मैच हो रही है इनवॉइस प्राइस से, परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी भी मैच हो रही है इनवॉइस की क्वांटिटी से, विच इज 100। ओके, दिस इज योर क्वांटिटी ऑर्डर। लेकिन GRN, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अमाउंट इज सेम 10 rupees ईच यूनिट, लेकिन जो हमने रिसीव की है क्वांटिटी दैट इज जस्ट 80 यूनिट्स। ओके, 100 पेन्स के जगह हमने सिर्फ 80 पेन्स रिसीव किया। अगेन मिसमैच हो रहा है, राइट? बिकॉज दिस अमाउंट इज 1000 rupees, दिस अमाउंट इज ऑल्सो 1000 rupees, बट गुड्स रिसीव नोट की अमाउंट है 800 rupees। इन दिस केस अगेन सिस्टम विल ब्लॉक द इनवॉइस, क्योंकि इस टाइम पे तीन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट की प्राइस मैच नहीं हो रही है एंड सेम विल गो विद द क्वांटिटी। आई एम सॉरी, क्वांटिटी मैच नहीं हो रही है एंड सेम विल गो विद द प्राइस। अगर परचेज ऑर्डर प्राइस 10 रुपए है, इनवॉइस प्राइस 10 रुपए है, लेकिन गुड्स रिसीव्ड नोट में हमको प्राइस ज्यादा दिख रही है, विच जनरली विल नॉट हैपन। प्राइस का नहीं होता है मोस्टली GRN में, बट लेट अस जस्ट कंसिडर दैट। उस केस में भी सिस्टम इनवॉइस पोस्ट करने को ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड है, परचेज ऑर्डर,
invoice receipt, and goods received note. Therefore, this is called as three-way matching. अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं? परचेज ऑर्डर प्राइस एंड परचेज ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी ऑर्डर्ड. इनवॉइस में हम चेक कर रहे हैं प्राइस एंड गुड्स रिसीव्ड में वी आर चेकिंग प्राइस एंड क्वांटिटी रिसीव्ड. करेक्ट. यस सर. अब थ्री वे मैच क्लियर है. हाँ सर. ओके. अब टू वे मैच is used when buying services like consulting, training, software and licenses. या तो जब हम लो वैल्यू आइटम्स परचेज करते हैं या रेकरिंग आइटम्स परचेज करते हैं तब हम टू वे मैच यूज करते हैं. जब हम फिजिकल गुड्स जैसे रॉ मटेरियल्स, ऑफिस सप्लाईज या मशीनरी परचेज करते हैं तब हम थ्री वे मैच यूज करते हैं. अब let us come to actual materials management module. Now, SAP FI में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया था, राइट? Okay. I'll change this from materials management to financial accounting. SAP FI organization structure, and यहाँ पे we will have SAP materials management organizational structure. अब हमने देखा था कि कोई भी कंपनी में the top hierarchy is client.
राइट, हमने ये हमारे स्टार्टिंग के सेशंस में पढ़ा था। द टॉप लेवल हायरार्की इज क्लाइंट। क्लाइंट के बाद क्या आएगा? कंपनी। करेक्ट। कंपनी के बाद वी हैव कंपनी कोड। राइट, पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम कंपनी कोड्स क्रिएट करते हैं, एंड आफ्टर कंपनी कोड वी हैव बिजनेस एरिया। इज दिस राइट और रॉन्ग? यस सर, बरोबर है। बरोबर है। अब सिमिलरली मटेरियल्स मैनेजमेंट का भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी द टॉप लेवल हायरार्की इज अगेन क्लाइंट। इसके बाद वी हैव कंपनी कोड, बट कंपनी कोड ऑलरेडी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम मटेरियल्स मैनेजमेंट में नहीं लेंगे। ओके, क्लाइंट। क्लाइंट के बाद वी हैव प्लांट। अब ये मटेरियल्स मैनेजमेंट है, मीनिंग ये परचेजिंग से रिलेटेड है। तो जो भी परचेजिंग होगी वो एक प्लांट में होगी, या इसको हम फैक्ट्री बोल सकते हैं। राइट, एक कंपनी के अलग अलग प्लांट्स रह सकते हैं। अब प्लांट के बाद देर आर स्टोरेज लोकेशंस। ओके, जो भी परचेजिंग या जो भी ऑर्डर इस प्लांट में से प्लेस होगा, उस हिसाब से गुड्स की डिलीवरी मिलेगी, एंड वो गुड्स स्टोर कहाँ पे होंगे? स्टोरेज लोकेशन में। इसको अगेन हम वेयर हाउस बोल सकते हैं। नाउ दिस इज मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, हाँ सर। ओके। रोहित, आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ओके, अब we will start with the configuration of materials management. अब ये सारे steps हैं FIMM configuration के लिए। I'll copy this, I'll paste it in the Excel sheet. ठीक है, यहाँ पे हमने steps mention किए हैं, and यहाँ पे transaction codes हैं। I'll name this sheet as FIMM. आप अगर चाहो तो यहाँ से आप ये सारी चीजें कॉपी करके वर्ड में भी पेस्ट कर सकते हो, बिकॉज वर्ड में ये वाली चीजें इंक्लूडेड नहीं है FIMM इंटीग्रेशन की। या तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी रेफर कर सकते हो। ओके सर। यस, नाउ फर्स्ट इज दिस पार्ट,
एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। यहाँ पे इफ यू सी द लास्ट स्टेप इज एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। अब ये स्टेप देखा है आपने पहले कहीं पे? कॉन्फ़िगरेशन में सर? राइट, जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्फ़िगर किया था वहां पे ऑलरेडी हमने ये स्टेप कर लिया था, विच वाज एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। ट्रांजैक्शन कोड वाज OX02। तो ये वाला स्टेप हम स्किप कर देंगे। We will move on to the second step, which is define plant. Go to SAP. Path is SPRO, IMG, enterprise structure, definition. अब अगर ये वाला पार्ट देखो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, यहाँ पे हम डेफिनेशन के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाते थे, लेकिन प्लांट डिफाइन करने के लिए बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट, हम डेफिनेशन के बाद लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे एंड डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट। ट्रांजैक्शन कोड OX10। अभी के लिए हम पाथ यूज करेंगे SPRO, IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन 1 2 3 4, 1 2 थर्ड वाला लॉजिस्टिक्स जनरल। एक्सपांड दिस कॉपी डिलीट चेक प्लांट। अब चाहो तो यहाँ पे प्लांट कॉपी कर सकते हो या you can define your own plant. So I will define our plant as our company code was HNMO, right? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने सब जगह पे HNMO वाला कोड यूज किया। अब मटेरियल्स मैनेजमेंट में हम सब जगह पे HNM1 यूज करते हैं। अगेन ये हम सिर्फ ट्रेनिंग में यूज कर रहे हैं, रियल टाइम में हर एक चीज के लिए अलग अलग कोड्स होंगे। Click on new entries. Plant is HNM1. Name of the plant, plant for HNMO. Country code IN. This is our country code, which is 22. Now let us say we have plant in Pune. Okay, multiple plants हो सकते हैं। अगर let's say we have one plant in Pune, second plant in let's say Mumbai, third plant in Nasik, fourth plant in Nagpur.
ओके, यहाँ पे पुणे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। लेट अस टेक दिल्ली। 01 कोड। फैक्ट्री कैलेंडर, सर्च फॉर IN। IN is for India। अब फैक्ट्री कैलेंडर इज नथिंग बट मटेरियल्स मैनेजमेंट का फिस्कल ईयर वेरिएंट। जब हम फैक्ट्री कैलेंडर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो हम एसएपी को ये बता रहे हैं कि इंडिया में अप्रैल टू मार्च वाला फाइनेंशियल यूज होता है, फाइनेंशियल ईयर यूज होता है। सेम इज दिस फैक्ट्री कैलेंडर एज वेल। प्रेस एंटर। Entry 22 does not exist in T005E। ओके, यहाँ से लेट अस रिमूव दिस। ठीक है, कंट्री कोड एंड सिटी नहीं देना है यहाँ पे, एरर दे देगा तुमको। एंड सेव इट। अब जैसे हम कंपनी को डिफाइन करते हैं, पहले हम इस वाले पेज पे बेसिक चीजें डालते हैं एंड देन ये वाला पॉपअप आता है हमको। टाइटल इज कंपनी, नेम let us give it as plant for HNM only। 1 minute guys। Okay, plant for HNMO, street, let us say Marine Street, house number is 45, postal code is 410056, city Delhi, country India। तो आवाज में है तुमचा। ओके, तो यहाँ पे हम सारे डिटेल्स एंटर कर रहे हैं। नेम इज प्लांट फॉर HNMO, street Marine Street, postal code is this, city Delhi, country IN,
Region is, let's say, let's take Uttar Pradesh. 410056. 410056. लेट अस चेक कि ये एरर दे रहा है या नहीं। अगर एरर देता है तो हम ये एड्रेस वाला पार्ट निकाल देंगे। ओके, एरर नहीं दे रहा है। नाउ इट इज सेव्ड। अगर पोजीशन पे जाके एक बार चेक करोगे, HNM1, दिस इज आवर कोड फॉर प्लांट। प्रेस एंटर। प्लांट फॉर HNMO रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, अब प्लांट हमने डिफाइन कर लिया। सेकेंड इज डिफाइन स्टोरेज लोकेशन। Path is SPRO IMG definition. Materials management maintain storage location. Definition के बाद again it is changing to materials management. पहले था logistics general. Transaction code OX09. Enterprise structure, definition and materials management. Maintain storage location. अब यहाँ पे हमें plant पूछ रहा है. Our plant is HNM1. Press enter. Click on new entries. अगेन लोकेशन में भी हम HNM1 एंटर करते हैं। डिस्क्रिप्शन इज प्लांट फॉर HNMO। I'm sorry, स्टोरेज लोकेशन फॉर स्टोरेज लोकेशन HNMO। प्रेस एंटर। अब ये ब्लू में हाईलाइट हो रहा है, मीनिंग वी कैन नॉट चेंज इट। सेव। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ कोड डाल रहे हैं एंड उसका डिस्क्रिप्शन एंटर कर रहे हैं। गो बैक। हमने स्टोरेज लोकेशन डिफाइन कर दी। Next step is to define purchase organization. अब storage location के नीचे ही we have purchase organization. Execute new entries. Our purchase organization will again be HNM1. Description: purchase organization for HNMO. Press enter. Save. Okay. अब purchase organizations, एक कंपनी में जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको हम SAP में परचेज ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। अब लेट्स से एक कंपनी में वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, राइट? हमारे पास प्रोडक्शन होता है, इन्वेंट्री होता है, HR होता है, फाइनेंस होता है, सेल्स होता है।
अब इन सारे डिपार्टमेंट्स के या तो अलग अलग परचेज ऑर्गेनाइजेशन रह सकते हैं, मीनिंग कि इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग परचेजिंग डिपार्टमेंट रह सकते हैं, या इन सारे डिपार्टमेंट के लिए एक सिंगल परचेजिंग डिपार्टमेंट रहेगा जो इन सारे अदर डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस करेगा. Most of the company have one single department which is called as purchase organizations in SAP. Go back. अब purchase organizations हमने define कर लिया. Next step is to define purchase groups. Let's say we have purchase organization. This is nothing but purchasing department. Okay. Purchase organization is nothing but purchasing department. Purchase group. अब let's say इस परचेजिंग डिपार्टमेंट में भी अलग-अलग ग्रुप्स होंगे. लेट्स से एक ग्रुप है जो सिर्फ रॉ मटेरियल्स परचेज करता है, दूसरा ग्रुप है जो सिर्फ पैकिंग मटेरियल्स की ऑर्डर देता है, तीसरा ग्रुप है जो सिर्फ सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स के ऑर्डर देता है. ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप्स इन दिस परचेजिंग डिपार्टमेंट और परचेज ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज परचेज ग्रुप्स. Distribution of teams in purchase organization. ये दो चीजें क्लियर है. Yes, sir. ओके. अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन परचेज ग्रुप्स. SPRO, IMG, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेजिंग एंड क्रिएट परचेज ग्रुप्स. अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का काम हो गया. हमने प्लांट, स्टोरेज लोकेशन एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे डिफाइन कर लिए. नेक्स्ट स्टेप इज टू गो इनटू मटेरियल्स मैनेजमेंट फोल्डर. मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेजिंग, create purchasing groups. Click on new entries. अब तक सर ये जो अभी आपको अपन जो कर रहे हैं ये मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर तो अपना एफआई के ऐसा ही है, मतलब जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन अपने जैसे किया था सेम ऑलमोस्ट, बस थोड़े बहुत प्रोसेस चेंज हो रहे हैं. देखो, FI is about financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग. MM is about purchasing. तो हाँ. यहाँ पे ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा. ओके. जो सिर्फ अपने मास्टर डेटा का जो टाइम आएगा वो इसमें चेंजेस रहेगा बस.
यस, उस टाइम पे चेंजेस होंगे बट कंसेप्ट सेम रहता है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट जो सैप में जितने भी अपने मॉड्यूल है उसके कॉन्फ़िगरेशन वो सेम ही रहते हैं। नहीं, सबके नहीं रहते। ये कोर मॉड्यूल्स है। मटेरियल्स मैनेजमेंट ओके। हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंट्रोलिंग हाँ। हो गया। इसके कॉन्फ़िगरेशन सेम रहते हैं पर इसके जो फंक्शनैलिटीज है वो सब अलग अलग है। ओके। HNM1, दिस इज फॉर प्लांट। परचेज ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने HNM1 यूज किया था। एंड परचेज ग्रुप, दिस ऑल्सो HNM1। सॉरी, परचेज ग्रुप्स में हम सिर्फ 3 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, आई थिंक। लेट अस यूज HN1। डिस्क्रिप्शन, परचेज ग्रुप्स फॉर HNMO। टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सब अगर यहाँ पे एंटर करना हो तो कर सकते हो। An entry already exists with the same name. Let's check. See, ये हमारी एंट्री थी। यहाँ पे सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। परचेज ग्रुप फॉर HNMO। सेव इट। ओके, कीबोर्ड पे भी अगर कंट्रोल S क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा। बैक। अब परचेजिंग ग्रुप के लिए वी गिव HN1। अब हमने सारे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर लिए। अब असाइनमेंट करते हैं। स्टेप 6, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड। यहाँ पे हम यहाँ पे हमने देखा था कि मटेरियल्स मैनेजमेंट में भी वी हैव क्लाइंट, आफ्टर दैट वी हैव कंपनी कोड एंड देन कम्स प्लांट। तो अब एसएपी को ये बताने के लिए कि जो भी प्लांट हमने क्रिएट किया है वो इस स्पेसिफिक कंपनी कोड को बिलोंग करता है, हमें प्लांट कंपनी कोड से लिंक करना पड़ेगा। अगेन, गो टू डेफिनेशन, सॉरी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, बिकॉज अभी हम असाइन कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स जर्नल, assign plant to company code. Click on new entries। हमारा कंपनी कोड क्या था? HNM1। नहीं, कंपनी कोड। HNM। प्लांट क्या था? HNM1। राइट, प्लांट फॉर HNM। एंटर दीज टू डिटेल एंड प्रेस एंटर। ठीक है, यहाँ पे ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। सेव इट। बैक।
प्लांट हमने कंपनी कोड को असाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। ट्रांजैक्शन कोड OX01. We will use the path. सेम पाथ है, सिर्फ इंस्टेड ऑफ लॉजिस्टिक्स जनरल we will use materials management folder. Okay, assign purchase organization to company code. Now click on position. Purchase organization क्या था हमारा? HNM1। HNM1. सारी चीजें हमने HNM1 दी थी except purchase groups. Continue. See, this is HNM1 purchase organization for HNMO. अब इसको कंपनी कोड के साथ लिंक करो। Our company code is HNMO. Press enter. Again, this company name is auto-populated. Save. यहाँ पे हमने क्या किया? परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के साथ लिंक किया, राइट? आई विल जस्ट ऐड कंपनी कोड हियर। ठीक है, प्लांट को हमने कंपनी कोड के साथ लिंक किया एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कंपनी कोड के साथ लिंक किया। अब नेक्स्ट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन इज लिंक्ड विद कंपनी कोड। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हमें प्लांट के साथ भी लिंक करना पड़ेगा। दिस इज विद कंपनी कोड, this is with the plant. Transaction code OX17 and this is the path. Exactly इसके नीचे वाला ही assign purchase organization to plant. Click on new entries. Purchase organization is HNM1. Enter and save. अब हमने यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डाला था, इस बार हम प्लांट डालकर देखते हैं क्या होता है। There is no problem. ठीक है, लेट अस सी, बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ परचेज ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, लेकिन प्लांट से लिंक करने के लिए यहाँ पे प्लांट वाला कॉलम हमें नहीं दिख रहा है। सो लेट अस सी, अगर ये कोई एरर देता है वी विल लुक इनटू इट।
ठीक है, 8th स्टेप पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट प्लांट पैरामीटर्स। Transaction code OM18. Path is this: SPRO, IMG, then materials management, consumption based planning, plant parameters, carry out overall maintenance of plant parameters। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। Do we have 001? From plant में enter 1000, to plant enter your plant name। ठीक है, प्लांट सेटअप करने के लिए जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो हम कॉपी कर रहे हैं। क्लिक ऑन कॉपी। Parameters have already been maintained for plant this. Do you want to override the existing values? No. Again, click on copy. Plant is HNM1. Yes. ठीक है, अब अगर आपको पैरामीटर्स देखने हैं तो गो टू मेंटेन, एंटर योर प्लांट नेम, क्लिक ऑन मेंटेन। अब यहाँ पे सारे पैरामीटर्स मेंटेन किए गए, नंबर रेंजेस, दिस मास्टर डेटा, प्लान्ड ऑर्डर्स, ये सारी चीजें मटेरियल्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट करेगा। ठीक है, तो हमें इसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। गो बैक। प्लांट पैरामीटर्स क्रिएट करने के बाद 10th स्टेप इज मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन कोड OMSY। SPRO में आने के बाद गो टू लॉजिस्टिक्स जनरल। दिस इज लॉजिस्टिक्स जनरल, मटेरियल मास्टर, देन बेसिक सेटिंग्स, मेंटेन कंपनी कोड्स फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट। अब जैसे हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट डिफाइन किया था वैसे यहाँ पे भी हमें मटेरियल्स मैनेजमेंट व्यू मेंटेन करना पड़ता है। क्लिक ऑन पोजीशन, एंटर योर कंपनी कोड। अब अगर यहाँ पे देखोगे, ईयर फॉर करंट पीरियड का कॉलम एंड करंट पीरियड ये वाला कॉलम दोनों एम्प्टी है फॉर होंडा मोटर्स। अब ईयर फॉर करंट पीरियड क्या आएगा यहाँ पे? 2025 एंड करंट पीरियड इज 6। 6 प्रेस एंटर। दिस इज सेम FY previous period, this is month previous period, and this is FY last year previous period।
ओके। अगर आपको बैकडेट पोस्टिंग एनेबल करनी है, यानी कि अब 6th मंथ चल रहा है, फिस्कल ईयर 6th पीरियड चल रहा है, अगर आपको प्रीवियस डेट पोस्टिंग्स भी एनेबल करनी होगी तो यू कैन डू इट ओवर हियर। अलाउ पोस्टिंग्स फॉर प्रीवियस पीरियड, या तो डिस अलाउ बैक पोस्टिंग जनरली, यानी कि पहले कोई भी पीरियड्स में पोस्टिंग्स नहीं होनी चाहिए। We will click on this, allow posting to previous period. Tick this and click on save. Go back. 10th step completed. 11th step is group together valuation areas. Transaction code OMWD. IMG, materials management, valuation account assignment, account determination. What was it? Account determination and account determination without wizard. यहाँ पे group together valuation areas. Now this valuation area is nothing but your plant. अब प्लांट के लिए हमने क्या कोड दिया था? HNM1, But enter. This is Honda Motors. Company code is Honda Motors. Valuation area HNM1, and our chart of account is HNMO. अब valuation grouping code. This grouping code is used because let's say कि आप दो अलग-अलग कंपनी कोड्स यूज कर रहे हो एंड उन दोनों के लिए आपको सेम जीएल अकाउंट में कैलकुलेशंस करने हैं। इन दैट केस आप दोनों कंपनी कोड्स को या दोनों वैल्यूएशन एरियाज को एक स्पेसिफिक कोड दोगे, लाइक एक्स। अगर आपने दोनों को एक्स दिया तो दोनों की वैल्यूज एक सिंगल जीएल अकाउंट में जाएगी। सेव दिस। सर सर ये वाला थोड़ा बाद वापस से करो ना। ओके, अब देखो, लेट्स से वी हैव वैल्यूएशन एरिया HNM1 and valuation area HNM2. Consider that. अब इसके लिए ओके। हमें वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड पूछ रहे हैं। जो भी हाँ। वैल्यूएशन करना है इस प्लांट पे लेट्स से, ठीक है, वो वैल्यूएशन एक सिंगल कोड पे होना चाहिए या मल्टीपल कोड्स पे होना चाहिए। अगर हमने सिंगल कोड दिया तो जो भी वैल्यूएशन हम करेंगे इस प्लांट के लिए HNM1 एंड HNM2, अगर हमने दोनों को x दे दिया तो दोनों का वैल्यूएशन एक सिंगल कोड पे होगा विच इज x। अगर दोनों को अलग-अलग कोड दिया तो दोनों का वैल्यूएशन विल बी ऑन डिफरेंट डिफरेंट कोड्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जीएल अकाउंट्स। जैसे एसजीएसटी सीजीएसटी के लिए हमने अलग अलग अकाउंट्स यूज किए थे, वैसे ही प्लांट्स के लिए अलग अलग अकाउंट्स आएंगे। ओके। ओके, सेव।
अभी के लिए हमने सिर्फ एक प्लांट लिया है एंड ग्रुपिंग कोड इज एक्स. सेव इट एंड गो बैक. नेक्स्ट इज सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर प्राइस वेरिएंस. अब हमने एफआई में जीएल टॉलरेंस लिमिट सेट किया था, एम्प्लॉय टॉलरेंस लिमिट सेट किया था एंड वेंडर एंड कस्टमर टॉलरेंस लिमिट सेट किया था. मटेरियल्स मैनेजमेंट में हम पीओ डॉक्यूमेंट यूज करने वाले हैं. उसके लिए हम पीओ का टॉलरेंस लिमिट सेट करते हैं, यानी कि कितना डिफरेंस अमाउंट पीओ में एंटर हो सकता है. पाथ इज एसपीआरओ आईएनजी मटेरियल्स मैनेजमेंट. अब हम ऑलरेडी मटेरियल्स मैनेजमेंट में है. परचेजिंग, परचेज ऑर्डर, सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर प्राइस वेरिएंस. Purchase order and set tolerance limit for price variance. New entries. Tolerance key, leave it empty for now. Company code is HNMO and save. यहाँ पे हम कोई टॉलरेंस लिमिट्स या कोई टॉलरेंस परसेंटेज नहीं एंटर करने वाले. आपको करना है कर सकते हो, लेकिन leave it blank for now. Save it. Okay, tolerance key it is asking. Just a warning. Press enter. Enter company code and tolerance group. Tolerance key. The tolerance key we will give it as HN. Enter. T169E. Fine. Okay. This is the tolerance key. Price variance purchasing. Maximum cash discount deduction. Select as PE. Press enter. अब हमने PE डिफाइन कर लिया. Go back. Search for SE. या तो go to new entries. Select this one. SE maximum cash discount for deduction purchasing. Company code is again HNMO and save. Data was saved. Go back. देखो यहाँ पे अपर लिमिट डिफाइन की गई है विच इज 10%. If you want you can also define this limits. अब पीओ के लिए हमने टॉलरेंस ग्रुप या टॉलरेंस लिमिट सेट कर दी. नेक्स्ट इज जीआर टॉलरेंस लिमिट गुड्स रिसिप्ट के लिए. गो बैक. मटेरियल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री. गुड्स रिसिप्ट, सेट टॉलरेंस लिमिट. Click on new entry. सी यहाँ पे भी दो टॉलरेंस लिमिट है. वन इज मूविंग एवरेज प्राइस. हमने देखा था कि मूविंग एवरेज प्राइस क्या होती है. एंड सेकेंड इज ऑर्डर्ड प्राइस.
Click on new entries, or else this time we will copy. See, this 0001 is standard company code delivered by the system. तो या तो इसको यूज कर सकते हो या another is 1000. For now, we will use this B1 and second is VP. दोनों को सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन कॉपी, टॉलरेंस की, एक्सपांड दिस, यहाँ पे तीन अलग अलग टॉलरेंस की है, हमें तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा. B1 VP ये हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट B2 एज वेल, क्लिक ऑन कॉपी, सिर्फ कंपनी कोड चेंज करना, HNMO, प्रेस एंटर, ऑटोमेटिक चेंज हो गया. B1 से हम B2 वाले पे आ गए. अगेन एंटर योर कंपनी कोड, प्रेस एंटर, नेक्स्ट VP, एंटर योर कंपनी कोड, प्रेस एंटर. ओके, तीन कीज डिफाइन हो गए, B1, B2, VP. कंपनी कोड इज HNMO. सेव. ये समझ गए? हाँ सर. ओके. नेक्स्ट इज पैरामीटर्स फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन. अब इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए भी हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे. मटेरियल्स मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक्स इनवॉइस वेरिफिकेशन, इनकमिंग, वेयर इज इट, define automatic status change. Invoice verification in background, define automatic status change. This is nothing but जो हमने एग्जाम्पल देखा था. In case of this two-way matching, three-way matching, let's say कि invoice, let's look in two-way match. Let's say कि invoice की price अगर purchase order से match हो रही है and invoice की quantity भी purchase order से match हो रही है, तो it will approve for the posting. सिस्टम पोस्टिंग अप्रूव कर देगा या सिस्टम पोस्टिंग अलाउ कर देगा. इट विल गिव इट एज ओके साइन और ओके मैसेज. ये हम पोस्टिंग के टाइम पे देखते हैं इसको. अभी के लिए लेट अस डू द कॉन्फ़िगरेशन. इनवॉइस वेरिफिकेशन बैकग्राउंड में ही हो जाएगा ये. डिफाइन ऑटोमेटिक स्टेटस चेंज. सर्च योर कंपनी कोड HNMO, होंडा मोटर्स, सेट करेक्ट इनवॉइस टू कंप्लीटेड. इनवॉइस का स्टेटस हम करेंगे चेंज विथ टू कंप्लीटेड. कंटिन्यू, गो बैक. ओके, पैरामीटर्स हमने सेट कर दिया. नेक्स्ट इज मेंटेन प्लांट पैरामीटर्स फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री.
मटेरियल्स मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री एंड mean inventory management. This is data transfer. Go to plant parameters. Search for your enter your plant HNM1. ठीक है, यहाँ पे goods movement का एक कॉलम है. Create storage location automatically. Then bill of material usage. This is a part of production planning module. BOM stands for bill of materials. Then production date अगर आपको एक्टिव करनी होगी इस प्लांट के लिए तो you can tick this. Movement types allowed. This movement type we will discuss a little. It is nothing but incoming of goods and outgoing of goods. ये जो एक्टिविटी होती है इनकमिंग एंड आउटगोइंग इसको हम मूवमेंट टाइप एक कोड देते हैं. दैट इज नथिंग बट मूवमेंट टाइप. Okay, then there is stock type. Stock type में we have multiple things. Restricted use, quality inspection, warehouse and block. ये चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. For now, just give your plan, click on save, go back. Next is default value tax codes for invoice verification. हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टैक्स कोड्स डिफाइन किए थे. Now let us see that in materials management module. Materials management, logistics, invoice verification, maintain default value for tax codes. Where is it? यहाँ पे एक और okay, incoming invoice added. Maintain default values for tax codes. Execute. Click on new entries. Just give your company code. ठीक है, टैक्स कोड्स अभी के लिए डिफाइन नहीं करना है यहाँ पे. सेव, कंटिन्यू, गो बैक. 16th step completed. Define attributes for material type. अब हमने देखा था कि 4 मेजर कैटेगरीज में हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं. कौन से 4 टाइप्स थे? रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स एंड पैकिंग मटेरियल्स. अब हमने सिर्फ ये 4 चीजें देखी थी, बट मटेरियल्स मैनेजमेंट में इसका और भी ज्यादा बाइफरकेशन किया गया. ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर टैक्स कोड पाथ इज सॉरी attributes for material.
Path is logistics general, MM basic settings, define attribute for material type. Logistics general, basic settings, define attributes for material types. अब अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो यूजर्स थे उन्होंने उनके खुद के मटेरियल टाइप्स डिफाइन किया। ठीक है, आप भी डिफाइन कर सकते हो बाय गोइंग टू न्यू एंट्रीज, लेकिन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारे पास इनफ मटेरियल टाइप्स है। लेट्स से इफ वी वांट रॉ मटेरियल्स, the code is ROH. The material type code is ROH for raw material. Continue. See this one. ROH is for raw material. अगर finished goods देखना हो तो कोड है FERT. ये आपको याद रखने पड़ेंगे कोड्स। Finished product, semi finished देखना हो तो it is HALB. HALB. This HALB is a German word. इसका मीनिंग होता है हाफ, इसलिए इसको सेमी फिनिश्ड के लिए यूज किया। हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। डिस्क्रिप्शन किसी ने चेंज कर दिया था इसका। ओके, सेमी फिनिश्ड मटेरियल। हवा इज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग गुड्स। ऐसे ही अलग अलग है। इंटरचेंजेबल पार्ट्स, मैन्युफैक्चरर पार्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट। दिस इज अगेन किसी ने क्रिएट किया था इसको। ठीक है, तो दीज आर मटेरियल टाइप्स, वर्क इन प्रोग्रेस, इंट्रा मटेरियल्स। नाउ let us say we will use this one, हवा, for trading goods. आपको अगर चाहिए आप रॉ मटेरियल्स यूज कर सकते हो, सेमी फिनिश्ड भी यूज कर सकते हो एंड फिनिश्ड भी यूज कर सकते हो। ये क्लियर है? हाँ सर। या कोई डाउट्स कंफ्यूजन है? नो ओके, डबल क्लिक। यहाँ पे अगेन इसके पैरामीटर्स दिए। प्राइस कंट्रोल इज फॉर मूविंग एवरेज प्राइस, डिनोटेड बाय द लेटर वी। लेटर वी से इसको रिप्रेजेंट करता है। वैल्यूएशन एरिया इज नथिंग बट आर प्लांट, इसको एक्टिवेट किया है। एंड क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग में okay, these are this. रिटेल स्पेसिफिक फील्ड्स, मटेरियल का जो आईडी रहता है दैट इज एज पर द जनरल मटेरियल टाइप। यहाँ पे और भी फील्ड्स मिल जाएंगे। नाउ गो बैक। अब वी वर यूजिंग ट्रेडिंग गुड्स, हवा। सिलेक्ट दिस, गो टू क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग। यहाँ पे जस्ट चेक इफ वी हैव आर प्लांट और आर वैल्यूएशन एरिया। नॉट देयर। Okay, it's almost 11.
ऑलराइट, यहाँ पे हम सेशन स्टॉप करते हैं। ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके।